नमस्कार भाई सभी को, आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजन ए पर एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने लेसन नंबर 11 पढ़ा था हिस्ट्री का। आज लेसन नंबर 12 पढ़ेंगे, इमारतें, चित्र तथा किताबें। इमारतें, चित्र तथा किताबें। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने मेहरौली के लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी है। यह अद्भुत लौह स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। मेहरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इस पर खुदे जो अभिलेख से इसके बनने के समय की जानकारी मिलती है। इस पर जो अभिलेख जो लिख रखे हैं उस पे इसके बनने की जानकारी मिलती है, बनने के समय की जानकारी मिलती है। इसमें चंद्र नामक एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 2, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। ठीक है। स्तूप में सजावट के लिए रखा जाने वाला गोल धातु का डिब्बा धातु मंजूषा कहलाता है। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा हेतु बना वृत्ताकार पथ प्रदक्षिणा पथ कहलाता है और प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। तो इसमें इसका बी गलत है, इसका बी हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। स्तूप आकार में कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे होते हैं। सभी स्तूप में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष अथवा उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज एक डिब्बे में रखी जाती थी। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। सभी स्तूप में बुद्ध या उनके अनुयायी के शरीर के जो अवशेष थे या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ एक डिब्बे में रखी जाती थी। चीज़ का डिब्बे में रखा रहना ही धातु मंजीषा कहते थे। स्तूप प्राय इन्हीं धातु मंजीषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों को ढक दिया। अतः कथन भी गलत है। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कला संस्कृतियों से सजे होते थे। वेदिका में जो प्रवेश द्वार बने होते थे वेदिका में, और ये रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला से सुंदर आकृतियों से सजे होते थे। और उदाहरण है अमरावती से प्राप्त स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। और स्तूप निर्माण में राजा के अलावा व्यापारी, कृषक, श्रमिक भी योगदान देते थे। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनवाने का खर्च दिया था। तो तोरण को बनवाने का खर्च हाथी के दांत का काम करने वाले श्रमिकों ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग मंडप होता था। और सेकंड है, मंदिरों में गर्भगृह नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग एकत्रित होते थे। थर्ड है, गर्भगृह के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते थे। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था जहां मुख्य देवी देवता विष्णु, शिव, दुर्गा आदि को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भगत पूजा करते थे। गर्भगृह को पवित्र स्थान दिखाने के लिए अक्सर उसके ऊपर शिखर बनाए जाते थे। उदाहरण भीतरगांव के मंदिर। और अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की जगह होती थी।
ज़्यादातर मंदिर ऐसे थे, कुछ मंदिर ऐसे थे जिनमें मंडप नाम की जगह होती थी और यह एक सभागार होता था जिसमें सभा बैठ सके, जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। अतः केवल कथन 3 से ही है। आरंभिक हिंदू मंदिरों में भीतर गांव के मंदिर लगभग 1500 वर्ष पूर्व की बात है ये। और महाबलीपुरम के एकाश्मक मंदिर, ऐहोल का दुर्गा मंदिर आदि बहुत प्रसिद्ध है। एकाश्म मंदिरों की विशेषता है कि इन्हें एक विशाल शिलाखंड को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया जाता था। एकाश्म मंदिरों की यही एक विशेषता है कि एक ही विशाल शिलाखंड को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया जाता था। ये था एकाश्म मंदिर की विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। इनमें पूजा विधियों के साथ साथ संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए और जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। और डी है इसका, स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे पुराणों को भी नहीं सुन सकते थे। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या है, कथन ए बी व सी सही है परंतु डी गलत है, क्योंकि स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराणों को सुन सकते थे। जिनको भी वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे पुराणों को सुन सकते थे। और पुराणों का शाब्दिक अर्थ प्राचीन है और ये पूर्व मध्यकाल में लिखे गए थे। जो पुराण है ये पूर्व मध्यकाल में लिखे गए थे और इनका शाब्दिक अर्थ प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुराणों के संकलन से संबंधित नहीं है। पुराणों के संकलन से संबंधित नहीं है व्यास, उगरस्वा और लोमहर्ष और मंकक। तो इसका डी है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। कितने पुराण है? 18 पुराण है, परंतु मत्स्य पुराण में लिखा गया है कि पहले पुराण एक ही था। मत्स्य पुराण में ये लिखा गया कि सबसे कि पहले पुराण एक ही पुराण था, उसी से अन्य सभी पुराण निकले हैं। ब्राह्मण पुराण के अनुसार देवव्यास ने पुराण संहिता का संकलन किया। ब्राह्मण पुराण के अनुसार ही वेदव्यास ने पुराण संहिता का संकलन किया था। और विष्णु पुराण से पता चलता है कि व्यास ने अपनी पुराण संहिता अपने शिष्य लोमहर्ष को दी थी। और पुराण से क्या पता चलता है कि व्यास ने अपनी जो पुराण संहिता है ये अपने शिष्य को दे दी थी और इसके शिष्य का नाम क्या था? लोमहर्ष था। उगरस्वा लोमहर्ष के पुत्र थे। उगरस्वा है ये लोमहर्ष के पुत्र थे और ये भी पुराणों के संकलन से जुड़े थे। आगे देखिए, मंकक कश्मीर के एक संस्कृत महाकवि थे। मंकक है ये कश्मीर के एक संस्कृत महाकवि थे और श्रीकंठ चरित महाकाव्य तथा मंकोस इसकी रचनाएं हैं। मंकक है जो इसकी कौन कौन सी रचना? श्रीकंठ चरित महाकाव्य और मंकोस, ये इनकी रचना है। आगे, पुराणों के संकलनकर्ताओं में से एक व्यास द्वारा ही महाभारत का संकलन किया गया था। पुराणों के संकलनकर्ताओं में से एक व्यास द्वारा ही महाभारत का संकलन किया गया था। और महाभारत का लेखन कार्य 1500 वर्ष पूर्व किया गया था। महाभारत लिखी गई थी वो 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किसने या किन से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो फर्स्ट है ज्योतिष से, खगोल से और गणित से। तो ये तीनों से ही संबंधित है। आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी। आर्यभट्टियम जो नामक पुस्तक थी ये कौन सी भाषा में थी? संस्कृत भाषा में थी। ये महान ज्योतिषविद भी थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है। इसने अपनी पुस्तक में लिखा था कि दिन और रात तब होते हैं जब पृथ्वी अपनी धुरों पर एक चक्कर लगाती है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिया था। उन्होंने
ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि भी ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। और उन्होंने गणित की भी एक विधि निकाली थी जो वृत्त की परिधि थी। शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया था। सेकंड है, गणित की यह पद्धति पहले यूरोपियों द्वारा अपनाई गई और उसके बाद पूरे अरब में फैल गई। सबसे पहले यूरोपियों ने अपनाई या उसके बाद पूरे अरब में फैल गई। और थर्ड है, रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। वे शून्य को प्रयोग नहीं करते थे और वैसे ही गिनती किया करते थे। तो सेवंथ का देखिए, कथन 1 और 3 सही है परंतु 2 गलत है, क्योंकि गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई थी और तब यूरोप में फैली थी। ये सबसे पहले अरबों में अपनाई थी, अरबों द्वारा अपनाई गई थी और तब ये यूरोप में फैल गई थी। अन्य अंकों का प्रयोग पहले से होता था और जो अंक है इनका पहले से ही प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट है, शिल्पाधिकारम को मिलाना है इलांगो से और मणिमेखलई को मिलाना है सेकंड से शीतलय सतनार से और मेघदूतम को मिलाना है कालिदास से और रामायण को मिलाना है वाल्मीकि से। इसकी व्याख्या देखिए, मणिमेखलई नामक महाकाव्य तमिल के एक व्यापारी शीतलय सतनार द्वारा आज से लगभग 14 वर्ष पूर्व लिखा गया था। जो मणिमेखलई है, मणिमेखलई नामक जो महाकाव्य है, ये तमिल के एक व्यापारी थे शीतलय सतनार और इन्होंने लिखा था। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। इसमें किसकी कहानी है? कोवलन की और माधवी की बेटी की कहानी है। और प्रसिद्ध गीत काव्य मेघदूतम कालिदास द्वारा रचित है। जो गीत काव्य मेघदूतम है ये कालिदास द्वारा रचित है और इसमें एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। जो मेघदूतम है इसमें प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। और कालिदास अपनी रचनाएं संस्कृत में लिखते थे। आगे देखिए, प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य रामायण के रचनाकार वाल्मीकि है। महाकाव्य जो रामायण है, रामायण के रचनाकार वाल्मीकि है। इसमें कौशल के राजकुमार राम की कथा वर्णित है। कौशल के जो राजकुमार राम थे इनकी कथा को वर्णित किया गया है। कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? भारत में, चीन में, अरब में और यूरोप में। तो इसका चीन में हुआ था कागज का। कागज का आविष्कार लगभग 1900 वर्ष पूर्व चीन में लून नामक के व्यक्ति ने किया था। कागज का आविष्कार आज से 1900 वर्ष पूर्व चीन में हुआ था और उस व्यक्ति का क्या नाम था? लून नाम था। लगभग 1400 वर्ष पूर्व यह तकनीक कोरिया तक पहुंची थी। 1900 वर्ष पूर्व की ये घटना है जो कागज का आविष्कार हुआ था और ये 1400 वर्ष पूर्व यह कोरिया में पहुंच गई थी और इसके तुरंत बाद ही जापान तक फैल गई और लगभग 1800 वर्ष पूर्व यह बगदाद में पहुंची और फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैल गई थी। इस उपमहाद्वीप में कागज की जानकारी बगदाद से ही आई है। इस उपमहाद्वीप में कागज की जो जानकारी है ये बगदाद से ही आई है। तो आज के लिए इतना ही भाई, धन्यवाद।